गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। पिछली क्लासेस में हम लोग टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सेल एंड बैटरी, हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल एंड बैटरी, और धीरे धीरे हम आपको आगे ले चल रहे हैं जहाँ पे हमने ये कल पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सेल एंड बैटरी मतलब हम जब हम इलेक्ट्रिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक उसी तरह जब हम सेल एंड बैटरी पढ़ना स्टार्ट किए तो उससे रिलेटेड हमारी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको बताई थी। जैसे हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, कैटायन हो गया, एनायन हो गया, एनोड, कैथोड, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि फैराडे जो थे वो एक विद्युत के क्षेत्र में, या हम कहें कि इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, जिसमें दो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। वो आप आगे पढ़ेंगे और उन्हीं लॉ के बेस पे हमारी सारी मशीनें वर्क करती है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। जो हम विकास कर रहे हैं ना, अब इलेक्ट्रिकल में क्या है कि हमारा विकास जो है वो लगभग खत्म है, मतलब लगभग ना के बराबर है, छोटी छोटी चीज। लेकिन विकास हो किस में रहा? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में लगातार नए नए एससीआर, ट्रांजिस्टर, पीसी, पीएलसी, डेस्कटॉप, ये वो, मतलब आईसी, मतलब हर दिन एक नया इंस्ट्रूमेंट। और लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, उस एसेसरीज को यूज करने के लिए, उस एलिमेंट को कार्यरत में लाने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है? इलेक्ट्रिकल की जरूरत होती है। अब बताइए, हमारे पास रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, आयरन है, इन सारी चीज़ों का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं होगा तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप विकास किस क्षेत्र में हो रहा है? विकास तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन उसे कंप्लीट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल कंप्लीट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल जो है वो, उसके बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को नहीं चला सकते। बट ये देखिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें हम ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, जनरेटर, जो भी हम डिजाइन कर चुके हैं या कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं वो हो चुका है। हाँ, पावर को कितना हम आज भी यही कोशिश करें कि हाई से हाई वोल्टेज पे हम पावर को ट्रांसमिट करें। हमारे पास जनरेशन कम है, लेकिन हम ट्रांसफार्मर का यूज कर करके हम हमेशा वोल्टेज को हाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे पावर का ट्रांसमिशन हाई हो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लगातार इस पे काम भी होता रहता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हम आपको ये बताना चाहते थे कि माइकल फैराडे जो थे वो एक विद्युतीय क्षेत्र में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, जिसपे हमारी जितनी भी हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मशीन्स होती हैं जो कि वर्क करती हैं, वो लगभग सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही वर्क करती हैं, फैराडेज लॉ पर। इसी तरह जब हम सेल और बैटरी, जब हमने ये सोचा कि हमें चार्ज को स्टोर करना चाहिए, अगर हम चार्ज को स्टोर नहीं करेंगे तो हम उस चार्ज को डिसिपेट कैसे कराएंगे? और डिसिपेट कराने का मतलब ये कि मान लीजिए जैसे हमारे घर में सप्लाई आती रहती है, ठीक है, पावर आ रहा है। अब वो पावर, मान लीजिए कभी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तार गिर गया, फीडर खराब, मतलब कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो उस सप्लाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, मतलब अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री चल रही है या फिर छोटे मोटे कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, या फिर बड़े चले या छोटे चले, वो तो उस बेस होता है कि हम कितने वॉट का यूज कर रहे हैं, बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। तो उस एक नॉर्मल अगर घर के डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो हर जगह, हर घरों में आजकल इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर का काम भी तो यही है कि जब वो पावर घर में रहता है तो वो चार्ज होती रहती है, उसकी बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है, और जैसे ही वो जाती है ऑटोमेटिक सारी जो वो अपने पावर को डिसिपेट कराने लगती है, मतलब बैटरी जो होती है वो पावर को डिसिपेट। अब ये इन्वर्टर की बैटरी भी हमारी इस बैटरी ही तो है। तो यही हम लोग सेल एंड बैटरी का यूज पढ़ रहे हैं कि कौन सी हमारी किस सिद्धांत पे वर्क करती है। इन्वर्टर बेसिकली अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें दो तरह, ये इसी को डीसी में भी चेंज करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा समझने की बात ये है कि हम इन्वर्टर का यूज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चार्ज को स्टोर कर पाए, पावर को स्टोर कर पाए, एनर्जी को स्टोर कर पाए एनर्जी के फॉर्म में। और जब हमारी लाइट जाएगी, यानी कि पावर जब हम जाएगा
तो तुरंत उस पावर को बैटरी डिसिपेट कराएगी और हमारे घर की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, तो आज हम आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाएंगे। उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस का 2 सिद्धांत दिया था, एक फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, और इसी दोनों लॉ पे सेल और बैटरी हमारा वर्क करता है। क्लियर है? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? देखिए अगर जब मैंने आपको एक नॉर्मल बैटरी का डायग्राम बनाकर बताया था कि उसमें क्या होता है कि एक हमारा कंटेनर होता है, ये जैसे हमारा कंटेनर हो गया, सही है, ये जैसे हमारा एक कंटेनर हो गया, और इस कंटेनर में हम 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक हो गया हमारा एनोड और एक हो गया हमारा कैथोड। सही है, 2 इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज करते हैं। बता रहे थे हम आपको कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक कंटेनर है, ये मैंने आपको बताया था कि जैसी हमारी सेल होती है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डाई वोल्टेज, मतलब कई टाइप्स की सेल और बैटरी होती है, तो वो किस टाइप के, उस पर डिपेंड करता है। ये कॉपर का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है, शीशा का भी होता है, मतलब ऐसे तांबा का भी होता है, कई सारी चीज़ों का बना होता है। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा कॉपर का बना हुआ है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक हमारा कैथोड होता है। तो कैथोड जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड में जाते हैं, और एनोड जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी में आते हैं, जो हमारा एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसी से हमारी बैटरी जो होती है वो चार्ज होती है। तो हम आपको बताना ये चाहते हैं। इसके बाद देखिए, जब मान लीजिए इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का है, NaCl का। तो जब NaCl टूटेगा, अपने ही आयनों में विभक्त होगा, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। जब ये टूटा, किस में टूटा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटा, तो इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्यों, जब ये अपने ही आयनों में विभाजित हो रहा है, आयन्स आप समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, कितने ऐड हुए, तो जब ये अपने ही आयनों में विभाजित हो रहा है, तो इस विभाजित प्रक्रिया को, मतलब इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। करेक्ट है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए हमारा फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ, सबसे पहले आप एक इक्वेशन देखिएगा, m प्रोपोर्शनल टू होता है z। ठीक है, m क्या है हमारा, m प्रोपोर्शनल टू होता है z। m क्या है, पदार्थ की सॉरी, m प्रोपोर्शनल टू q की मात्रा, z भी होता है, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और q क्या है हमारा, आवेश। m प्रोपोर्शनल टू z मतलब पदार्थ की मात्रा, और q क्या है हमारा, आवेश। तो फैराडे ने ये कहा था कि फर्स्ट लॉ हमारा ये बताता है कि कोई भी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो, विद्युत अपघटन मैंने आपको समझाया, प्लस और माइनस में टूटना, किसी भी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो मुक्त हुए कोई भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, किसी भी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन या उस पर जमा हुए इलेक्ट्रॉन का कुल मात्रा उस इलेक्ट्रोड में प्रवाहित होने वाले आवेश की, आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है।
आगे से हम बात समझ में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अभी लिखेंगे भी हम। फैराडेस ने बताया था कि फर्स्ट लॉ में क्या है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड के मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की मात्रा या उस पर जमा इलेक्ट्रॉन की मात्रा का, इलेक्ट्रॉन की जमा की मात्रा उस इलेक्ट्रोड में से उस इलेक्ट्रोड के आवेश के समानुपाती होता है, मतलब m प्रोपोर्शनल टू z होता है। अब देखिए हम लिख रहे हैं, आप समझिएगा। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए, किसी भी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की मात्रा या उस पर जमा हुए इलेक्ट्रॉन की मात्रा या उस पर जमा हुए इलेक्ट्रॉन की मात्रा समझ में आ रहा है, मतलब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की मात्रा या उस पर जमा हुए पदार्थ की कुल मात्रा, पदार्थ की मात्रा या उससे मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन के पदार्थ की कुल मात्रा। ठीक है, बात को अभी हम आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। पदार्थ की कुल मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश के पदार्थ के आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ हमारा, m प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है, m प्रोपोर्शनल टू q है, यही हमारे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। देखिए विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन मैंने आपको बताया कि अपने ही आयनों में विभक्त होना, जैसे हमारा NaCl है तो वो Na प्लस प्लस Cl माइनस में विभक्त हो रहा है, मतलब कि वो अपने चार्जेस प्लस और माइनस में टूट रहा है। प्रक्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड आप लोग समझ रहे हैं, जो दो प्लेटें होती हैं एनोड और कैथोड, उसमें से उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की मात्रा या उस पर जमा हुए इलेक्ट्रॉन के पदार्थ की कुल मात्रा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, m की बात कर रहे हैं, उसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, मतलब m प्रोपोर्शनल टू q होता है। अब देखिए q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। क्लियर है, मतलब एक सेकेंड में 1 एम्पियर की करंट अगर प्रवाहित हो रही है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा q। लिख सकते हैं अगर 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है तो m इज इक्वल टू हमारा q हो जाएगा, मतलब दोनों हमारा 1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू q हो जाएगा ना। तो इसी तरह यही फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू q, और q की जगह हम IT लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शनल को हटाकर हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो उसकी जगह हम लोग z लिखेंगे, मतलब m इज इक्वल टू z, और q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू टी। और z क्या है हमारा, z है हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट कहते हैं। M इज इक्वल टू जेड आई टी। अब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में। देखिए इसमें से दो तरह से क्वेश्चन रहते हैं, एक आपका ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और दूसरी चीज कभी कदार आपकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। M प्रोपोर्शनल टू Q होता है और Q इज इक्वल टू होता है IT, ये फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है तो उसे हम एक कूलाम आवेश कहते हैं, एक कूलाम आवेश कहते हैं। मतलब Q इज इक्वल टू IT हम लिख सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर Z लिखेंगे, एक कांस्टेंट। और Z क्या है, हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। आई आपको पता ही है कि एम्पियर करंट है और T हमारा क्या है, टाइम है। अब अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, मतलब ये दोनों 1 हो जाएगा तो M इज इक्वल टू हमारा Z हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब देखिए हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ हमारा कहता है कि कोई भी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, अगर हमारे पास भिन्न भिन्न विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, मतलब भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास NaCl है और यहाँ पर हमारे पास H2SO4 है, ये दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट है। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटों में समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, मतलब T समय में I करंट प्रवाहित किया जाए, ठीक है। दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइटों में समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्राएं उस उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांक आपको पता ही है क्या होता है, Z होता है, जैसा अभी आपने देखा। तो उनमें से जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मात्राएं किसके बराबर होगा, रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं, समझिएगा। दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट में दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन के पदार्थ की कुल मात्रा मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन के पदार्थों की कुल मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। उनके रासायनिक तुल्यांक मतलब Z, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, आगे बात समझ में। देखिए दो भिन्न भिन्न हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है,
मतलब कि मान लीजिए M1 है और मान लीजिए कि M2 है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें से समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन के पदार्थों की कुल मात्रा है। M1 M2 क्या है? मुक्त हुए पदार्थों की कुल मात्रा इज इक्वल टू Z1 अपॉन में Z2। Z1 अपॉन में Z2 क्या हमारा रासायनिक तुल्यांक, ये क्या है हमारा रासायनिक तुल्यांक, सही है। तो मुक्त हुए पदार्थ की कुल मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट है, समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान M1 और M2 है और उनके रासायनिक तुल्यांक Z1 और Z2 है, तो वो एक दूसरे के समानुपाती है। आ गई बात समझ में। फिर से हम आपको बता रहे हैं एज ए एग्जाम्पल, अगर देखा जाए तो मान लीजिए अब लिखिए, क्या हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट है, समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन के पदार्थों की कुल मात्रा M1 और M2 है, जैसा कि लिखा हुआ है। उनके रासायनिक तुल्यांक Z1 और Z2 है के समानुपाती होता है। बस यही बात बताई गई है। अब इसका यूज जो है ना, वो आप आगे देखेंगे। कई सारे यूज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोलिसिस में, कई सारे यूजेस हम कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेसिस दो नियम बताए, एक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, M प्रोपोर्शनल टू Z होता है, सॉरी M प्रोपोर्शनल टू Q होता है। मतलब कि जब हमारा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो उस समय किसी भी इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन या जमा हुए इलेक्ट्रॉन के पदार्थों की कुल मात्रा उस विद्युत अपघटन में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और आपको पता है कि Q इक्वल टू होता है IT, मतलब M, और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी रखते हैं, और कांस्टेंट क्या है हमारा Z, मतलब Z इंटू IT। अब अगर एक सेकंड में 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित की जाएगी तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Z हो जाएगा, सही है। और Z क्या है हमारा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए हमारा NaCl है और HCl है, तो जब ये हमारा टूटेगा तो ये टूटेगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस में, और जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो ये दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइटों में समान समय में, यानी t सेकेंड में समान धारा, मतलब I एम्पियर की करंट समान समय में समान धारा अगर प्रवाहित की जाए, समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए, तो इसमें से जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की कुल मात्रा होती है, पदार्थों की कुल मात्रा, इनके रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होती है। मतलब अगर M1 और M2 हमारा मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन के पदार्थों की मात्रा है, तो Z1 और Z2 जो है वो रासायनिक तुल्यांक है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आएगा M प्रोपोर्शनल टू Q, M प्रोपोर्शनल टू Z, ये दो चीजें, M प्रोपोर्शनल टू Q, M इज इक्वल टू Z, और M इज इक्वल टू ZIT, याद रखिएगा। दूसरी चीज M1 अपॉन M2, Z1 अपॉन Z2 याद रखिएगा, क्लियर है। और उसके बाद आप लोग तीसरी बात, ये डिफिनेशन भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, उसका यूज क्या क्या है, हम लोग ये स्टडी करेंगे। थैंक यू।